अगर मैं एक बटन दबा दूं तो आवाजों का सिलसिला मुनक़ता हो सकता है। कमाल की चीज बनाई है तुमने आइज़ैक पीटर, लेकिन तुम्हारी एक बात मेरी समझ में नहीं आई। अभी तुमने कहा था कि तुम मेरे मुजस्मा के नीचे ये तहरीर खंदा कराओगे कि वो जिसने मेरे मंसूबे की तकमील में मदद की और जान दे दी तो तुम्हारे ख्याल में मुझे मरना होगा। मेरी सवाल के जवाब में आइज़ैक पीटर के हल्क से एक कहका उबल पड़ा। हाँ मेरे दोस्त, मौत एक ज़रूरी चीज़ है और यूं भी हर इंसान की ज़िंदगी में ये कभी ना कभी तो आती है, लेकिन बाज़-औक़ात नेकियां भी इसकी मौत का बायस बन जाती हैं। जैसे इस वक्त तुमने इस दौलत के हसूल में मेरी मदद की है। आइज़ैक पीटर दुनिया के सामने एक नेक नाम इंसान है। सिर्फ 2 अफराद हैं जो इसे गलत साबित कर सकते हैं और उसकी सारी नेक नामी मिट्टी में मिल सकती है। एक तुम और दूसरा बैकन। बैकन ज़हनी तौर पर तबाह हो चुका है और वह दुनिया में अब किसी को ये नहीं बता सकता कि इसके साथ ये सलूक किसने किया। लेकिन मैं तुम्हारी अजीबो गरीब कुव्वतों से खाइफ हूं और मैं जानता हूं कि अगर किसी मरहले पर मैंने तुम्हारी किसी बात की तकमील ना की तो मुझे नाकाबिले बर्दाश्त नुकसान उठाना होगा। इसके अलावा मेरे दोस्त, मैं तुम्हें इस दौलत में भी हिस्सादार नहीं बना सकता जो हम लोगों ने हासिल की है, क्योंकि इसके बावजूद कि दौलत काफ़ी है, मुझे अभी मज़ीद ज़रूरत है। इसके हसूल के लिए मैं कुछ और मंसूबे तख्लीक करूँगा। इस वक्त मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, खौफ की दुनिया में नहीं रहना चाहता मैंने तुमसे निजात हासिल करने का फ़ैसला कर लिया है। आइज़ैक पीटर ने वही करीहा बात कही थी जिसके लिए मैं इस दुनिया से बेजार था, यानी यहाँ के लोग अपने मतलब बरारी के बाद अपने मौसनों को भी कत्ल कर दिया करते थे। इनके नज़दीक इंसानी इक़दार और एहसान कोई मानी नहीं रखते थे और यह बात मुझे काफ़ी नापसंद थी। आइज़ैक पीटर बदअहदी पर आमादा था। उसने मुझे दुनिया दिखाने का वादा किया था और जिसके साथ साथ उसने ये भी कहा था कि वो मुझे दौलतमंद भी बना देगा। अपने मकसद की तकमील के बाद वो सबसे पहले मुझे अपने रास्ते से हटा देना चाहता था। यह बात प्रोफेसर मैं भला कैसे बर्दाश्त कर सकता था। उस बदबख्त इंसान की इन कार्रवाइयों के बारे में मैं ज़रूर जानना चाहता था जो वो मुझे कत्ल करने के सिलसिले में करना चाहता था। चुनाचे मैं खामोश रहा। आइज़ैक पीटर भी खामोश रहकर शायद मेरे जवाब का इंतज़ार करता रहा, लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। दफातन मुझे बाहर एक आवाज़ सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। यह आवाज़ पहचानने में मुझे कोई दुश्वारी नहीं हुई थी और फिर आइज़ैक पीटर की आवाज़ सुनाई थी। ओह बेबी, अचानक इस तरह कब आई तुम? चंद साथ मुझे कोई आवाज़ सुनाई न दी और फिर एनी की सर्द सी आवाज़ सुनाई दी। डैडी वो कहाँ है? कौन? किसकी बात कर रही हो? आइज़ैक पीटर ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। गालिबन उसके ज़हन में यह ख्याल नहीं रहा था कि वो मशीन का वो बटन बंद नहीं कर सका है जिससे आवाज़ें अंदर और बाहर सुनी जा सकती हैं। मैं मिस्टर लॉक की बात कर रही हूँ, फिर उसकी जिसे पहले आपने मुझे मिस्टर गोल्ड के नाम से रोशनास कराया था। ओह वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम उसके बारे में। वो अंदर कहीं कोठी ही में होगा। डैडी, मैं इस बात पर सख्त शर्मिंदा हूँ कि मैं आपकी बेटी हूँ। क्या बकवास कर रही हो एनी? हाँ डैडी, मुझे वाकई सख्त अफसोस है। काश मैं आपके यहाँ पैदा ना हुई होती। एनी, तुम पागल हो गई हो। तुम नहीं जानती ये अल्फाज अदा करके तुम मेरी तौहीन कर रही हो। आपने मेरी तौहीन की है डैडी। अगर आपको ये फितरत अपनानी थी तो मुझे भी आपने अपने रंग ही में क्यों न रंग लिया? मुझे एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश क्यों की? मुझे जवाब दें डैडी, और सुन ले डैडी कि अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुदकुशी कर लूँगी। एनी, तुम्हारा दिमाग वाकई ख़राब हो गया है। कैसी बातें कर रही हो? किसे कुछ हो गया तो तुम खुदकुशी कर लोगी? बताओ, मुझे जवाब दो। तुम किसकी बात कर रही हो? उसकी जिसे आपने किसी मशीन में बंद किया है। एनी ने अफसुर्दगी से जवाब दिया। क्या बकवास है ये? कैसी मशीन? कौन सी मशीन? कहाँ है वो? आइज़ैक पीटर गुर्रा रहा था। डैडी, मैं अभी आप ही के पास आ रही थी। मैंने बाहर रुककर आप दोनों की गुफ्तगू सुनी। मैं नहीं जानती कि आपने उसे कौन सी मशीन में बंद किया, लेकिन मैं आपसे कह दे रही हूँ कि उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मुझसे भी हाथ तो बैठेंगे। और बेवकूफ़ लड़की, क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ डैडी, मैं दुरुस्त कह रही हूँ। ओह, तेरी यह जुर्रत कि तू मेरे रास्ते में आने की कोशिश करे। आइज़ैक पीटर बुरी तरह झल्ला रहा था। हाँ डैडी, मेरे अंदर इतनी जुर्रत है क्योंकि मैं आप ही की बेटी हूँ। बेटी हो तो बेटी ही रहो, बाप बनने की कोशिश मत करो। मेरे मंसूबे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। इनके लिए मैं दुनिया की हर चीज़ तबाह बर्बाद कर सकता हूँ। और यह बात है डैडी? हाँ बिल्कुल यही बात है। कोई आपको मेरी ज़िंदगी से कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझसे फजूल बकवास मत करो एनी। अफसोस डैडी, अफसोस। मैंने बारहा सोचा था कि आप मुझसे सिर्फ सानवी सी मोहब्बत करते हैं, लेकिन डैडी, बेटियां ही बाप की मोहब्बत में कभी कोई शक नहीं करती। मैंने तो यही सोचा था कि मेरी मम्मी मौजूद नहीं है, इन दोनों की मोहब्बत आपके पास से मिल सकती थी। आपकी लापरवाहियां जो मैंने बारहा महसूस की, इनके बारे में मैंने सिर्फ यही सोचा था कि ये सिर्फ आपकी मसरूफियत है।
आपकी फितरत के बारे में बखूबी जानती थी डैडी, लेकिन इतना ज़रूर सोचती थी कि आप जो कुछ भी करना चाहते हैं और जो कुछ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए होगा। लेकिन अगर आपको मेरी ज़ात से इतनी दिलचस्पी भी नहीं है और आपके मंसूबे की तकमील होनी चाहिए तो फिर डैडी मेरा जिंदा रहना वाकई बिल्कुल फजूल और बेमकसद है। आप ऐसा करें डैडी कि पहले मुझे अपने हाथों से गोली मार दें, इसके बाद आप इसके साथ जो चाहे जैसा भी चाहे सलूक करें तो मुझे कोई एतराज़ ना होगा। लेकिन अगर मैं जिंदा रही तो पुलिस को आपकी इन सारी कार्रवाइयों की तफसील बता दूंगी। चंद साथ तक आइजक पीटर की कोई आवाज़ सुनाई न दी। मैं इस दरमियान में चाहता तो बोल सकता था, लेकिन मैंने भी खामोशी इख्तियार कर रखी थी ताकि इन दोनों की गुफ्तगू सुन सकूं। तब आइजक पीटर की गर्म सी आवाज़ उभरी, देखो एनी, इधर आओ, यहाँ बैठ जाओ। मैं पहले तुम्हें अपने मंसूबे के बारे में पूरी तफसील बता दूं। डैडी, अब मुझे आपकी किसी बात से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जो कुछ कह चुके हैं इसके बाद मैंने अपनी हैसियत पहचान ली है, और अपनी हैसियत जानने के बाद आदमी को बार बार बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए। एनी की खुश्क आवाज़ सुनाई थी, एनी तुम मुझसे बगावत कर रही हो। देखो मैं जो कुछ कह गया हूँ शायद जज्बात में कह गया हूँ। तुम यहाँ बैठो, बैठो तो सही। शायद आइजक पीटर ने ज़बरदस्ती एनी को कुर्सी पर बिठा दिया था। जी डैडी, क्या कहना चाहते हैं? एनी की आवाज़ उभरी, लेकिन उसके साथ ही एक और हल्की सी आवाज़ भी सुनाई दी जिसे मेरे हिसास कानों ने सुना था, और फिर एनी के चीखने की आवाज़। वाह डैडी वाह, मुझे आपने कैद करके ये सोचा है कि आप मेरी जुबान को भी कैद कर देंगे। मुझे कैद करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा डैडी। मैं जानती हूँ आपकी इस तजर्बागाह में बेशुमार शैतानी मंसूबे मौजूद हैं। ये कुर्सी जिसके हत्थे तले मेरे हाथ किसी ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत जुड़ गए हैं, अगर बिजली की कुर्सी होती तो ज़्यादा मुनासिब था। मैं आपको मशवरा देती हूँ डैडी कि इसे कत्ल करने से पहले मुझे कत्ल कर दीजिए, वरना फिर आपको मौत से हमकिनार होना पड़ेगा। एनी ने कहा, मैं देखूंगा बेबी कि मौत मुझसे किस कदर करीब है। मैं तुम्हें भी जिंदा रखूंगा क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। तुम्हारे इस वक्ती जज्बे से मुतासर होकर मैंने मजबूरन ये इकदाम उठाया है। इस शख्स की जिंदगी मेरे लिए बहुत बड़ी उलझन का सबब बन सकती है, इसलिए इसका मर जाना ही बेहतर है। पहले मैं इसे खत्म कर दूंगा, इसके बाद तुमसे निपटूंगा। आइजक पीटर ने कहा और एनी चीखने लगी, डैडी प्लीज डैडी, इसे नहीं मारो, इसे नहीं मारो। लेकिन आइजक पीटर ने उसकी बात नहीं सुनी थी। दूसरे लम्हे कुछ आवाज़ें सुनाई दी और फिर बाहर की आवाज़ें आना बंद हो गई। लेकिन इसके साथ ही मैंने उस मशीन के अंदर कुछ तपश महसूस की। गर्मी की लहर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी और मशीन अंदर से गर्म होती जा रही थी। तब मेरे होंठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। वाह मेरे दोस्त आइजक, वाह, मैं तो हमेशा यही चाहता हूँ कि लोगों को मेरी असलियत मालूम ना होने पाए और मैं इसके बगैर ही इनसे अपना तारुफ कराऊं और इनके दरमियान रहूं। लेकिन अब इन मजबूरियों का क्या किया जाए? अब देखो ना मेरे दोस्त, तुमने मुझे हलाक करने के लिए वही मंसूबा तैयार किया है जो मेरी जिंदगी है। आग की तपश तेज होती जा रही थी और मेरे बदन में सरूर की लहरें उठ रही थी। पूरी मशीन गर्म हो चुकी थी और अब गर्म से गर्म तर होती जा रही थी। इससे सीटी किसी एक आवाज़ निकल रही थी। फिर ये मशीन इस कदर गर्म हो गई जैसे कि किसी आतिश फशां का धाना हो और मैं इसके बिल्कुल नज़दीक खड़ा हूँ। लेकिन गर्मी जूं जूं बढ़ रही थी, मेरे जिस्म के मसामात खुलते जा रहे थे। आग की ये तपश ख्वाह मशीनी ही क्यों ना हो, हर जगह मेरी दोस्त थी। ये मेरे जिस्म को हमेशा तकवीयत पहुंचाती थी, कभी इसने मेरे जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाया था। तू क्या जानता है पीटर, ये मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने सदियों से मेरा साथ नहीं छोड़ा और मुझे यकीन है कि जब तक मैं अपनी हयात की कहानी दोहराता रहूंगा ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मेरे बदन का अंग अंग खुलता जा रहा था, मेरे मसामात तपश जज्ब कर रहे थे और मेरा बदन मसरूर होता जा रहा था, हत्ता कि मेरे बदन कुंदन की तरह चमकने लगा। इतनी चमक पैदा हो गई थी मेरे बदन में कि मशीन के अंदर रोशनी फैल गई। अलबत्ता मेरा बैरूनी लिबास जलकर खाकस्तर हो चुका था, लेकिन मुझे इस जले हुए लिबास की क्या परवाह हो सकती थी। एक बरहना इंसान की हैसियत से मैं सदियां गुजार चुका था। फिर अचानक मुझे बटन बंद करने की आवाज़ सुनाई दी और आग की तपश कुछ कम होने लगी। आइजक पीटर अपने तौर पर मुझे जलाकर स्याह राख की शक्ल में तब्दील कर चुका था। मैं इंतजार करता रहा, हालांकि अगर मैं चाहता तो मेरे पाँव की एक जोरदार ज़रब इस ढक्कन को खोल सकती थी। मैं मशीन को टुकड़े टुकड़े कर सकता था, लेकिन मुझे ज़रूरत ही क्या थी? मेरे अंदर से तो एक नई जिंदगी फूट रही थी। यह मशीनी आग तो मेरे रगे पैर में जिंदगी का बायस बनी थी। अब बेचारे आइजक पीटर को यह बात कहाँ से मालूम थी कि मैंने जो कुछ किया वो उसी के हक में बुरा साबित हो सकता है। फिर आइजक पीटर ने दोबारा वो ढक्कन खोल दिए जिनसे आवाज़ों का तबादला होता था। मैं तो खामोश रहा, लेकिन बाहर की आवाज़ें मुझे साफ सुनाई दे रही थीं। इन आवाज़ों में एनी की सिसकियाँ शामिल थीं। फिर शायद आइजक पीटर उसे तसल्ली देने के लिए उसके नज़दीक पहुँच गया। एनी बेटे, तुम मेरी परेशानी को समझो और मुझसे तुम ताउन करो ना। मैं लानत भेजती हूँ आप पर और अब मैं आपको डैडी भी नहीं कहूँगी। मैं आपसे नफरत करती हूँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ। मिस्टर आइजक पीटर, आप इंसान नहीं दरिंदे हैं।
आपने अपने दोस्त को जलाकर राख कर दिया। आपने उस शख्स को मार दिया जिसने आपकी मदद की थी। अगर मैं इसे ना मारता तो वो मुझे मार डालता। नहीं डैडी, सब आपकी तरह नहीं होते, सब आपकी माने नहीं सोचते। आप इसे नहीं जानते थे, वो बहुत अच्छा इंसान था। दौलत की तरफ से बेपरवाह, जिंदगी की किसी चीज का ख्वाहिशमंद नहीं था, वो सिवाय इसके कि उसे इस दुनिया की सैर करा दी जाए। लेकिन आपने उसे इस दुनिया ही से दूर कर दिया। डैडी, आपने बड़ा जुल्म किया उस बेचारे पर, बड़ा जुल्म। बहर सूरत अब जो कुछ होना था वो हो ही चुका है। अब तुम्हें भी सब्र करना चाहिए। आप सब्र की बात करते हैं डैडी? मैं तो उस वक्त सुकून से बैठूंगी जब आपकी निगाहों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगी। मैं आपसे कह चुकी हूं, मैं आपको सजा दिलवाऊंगी। मैं आपकी कहानी एक एक कान तक पहुंचाऊंगी। फिर देखूंगी कि आप इस दौलत से किस तरह फायदा उठाएंगे जो आपने गैर कानूनी तरीके से एक मासूम इंसान को कत्ल करके हासिल की है। अगर ये बात है नहीं तो फिर वाकई तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए मुनासिब नहीं होगी। आइजक पीटर का लहजा खूनखार हो गया। हाँ, मैं मरना चाहती हूँ, मुझे मार दो, वरना मैं खुदकुशी कर दूंगी, तुम्हें कत्ल कर दूंगी। एनी भी शायद दीवानी हो गई थी। इन कांटों का निकाल देना ही बेहतर है एनी, जो सीने में चुभने लगे। इस सारी दुनिया में मैंने तुम्हारे अलावा किसी के बारे में हमदर्दी से नहीं सोचा। मुझे इसका मौका ही नहीं दिया गया। मेरी भी एक कहानी है, लेकिन वो कहानी नहीं दोहराऊंगा। तुम अगर मेरी जिंदगी के दर पे हो तो फिर मैं तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहता। आइजक पीटर के लहजे में एक ऐसा अंदाज था जिससे मैं मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका, और मुझे यकीन हो गया कि ये संग दिल इंसान एनी को कत्ल जरूर कर देगा। लेकिन प्रोफेसर, अपनी हमदर्द लड़कियों को मैंने कभी इस तरह बेबसी की मौत मरने तो ना दिया था, और अब इस मशीन में रहने से फायदा भी क्या था। चुनांचे मैं मशीन के इंतहाई सिरे तक पहुंचा, इसे कमर लगाई और अपनी भरपूर ताकत से एक लात इसके दरवाजे पर मार दी। दरवाजा अपने कब्जे छोड़कर बाहर जा गिरा था, और उसके साथ ही एनी और आइजक पीटर की जो हालत हुई थी वो काबिले दीद थी। आइजक पीटर मेरी तरफ पलटा और इस तरह चम गया जैसे अचानक कोई तस्वीर चलते चलते रुक जाए। उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें ताज्जुब और हैरत से फटी हुई थी। एनी ने भी मेरी तरफ देखा और देखती रह गई। उसकी आंखों में मुसर्रत के नकूश थे और फिर उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। शायद वो फूरे मुसर्रत से अपने जहन पर काबू नहीं पा सकी थी। मैंने मशीन के दरवाजे को एक ठोकर मारी और वो दूर जा गिरा। तब आइजक पीटर को होश आ गया और दफातन उसने अपनी जेब से वो आछी हथियार निकाल लिया जिसे मैं बारहा देख चुका था। फिर वो फुसफुसी आवाज में बोला, तुम जिंदा हो? मगर कैसे, किस तरह? जो चीज जल सकती थी आइजक पीटर, वो जल गई। देख लो, मेरा कुछ भी तो नहीं बिगड़ा। तुम्हारी ये मशीनें मेरी जात पर बेअसर है। मैं कुछ और हूं आइजक पीटर। अगर तुम्हें अपने बारे में बता दूं तो तुम अपने तमाम तजर्बे भूल जाओ और सिर्फ मुझ पर रिसर्च करो। क्या समझते हो तुम मुझे? मैंने फख्र के से अंदाज में कहा। मेरी वो शख्सियत भरपूर तौर पर उभर आई थी जो हमेशा जिंदा रही थी प्रोफेसर, और इस वक्त मैं सिर्फ एक दुनिया देखने वाला नहीं था। एनी ने फिर से आंखें खोल दी। वो मुतअज्जबाना अंदाज मुझे देख रही थी। तब आइजक पीटर ने भी चौंक कर उसकी जानिब देखा। ओ एनी, एनी ये बरहना है, उसने कहा, और एनी कहका लगाकर हंस पड़ी। हाँ डैडी। फिर इसने सवालिया अंदाज में कहा, तुम डैडी, आपने मुझे बांध रखा है और आप मुझे कत्ल करना चाहते थे। वो तंजिया अंदाज बोली। इसके बावजूद लानत है आप पर डैडी, आपके इस मुंह से मुझे किसी इखलाकी कदर की तलकीन कर रहे हैं। अब संभालिए हालात को और देखिए कि आपकी शैतानी कुव्वत किस तरह बेअसर हो चुकी है। एनी ने तंज भर लहजे में कहा और आइजक पीटर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। वो अक्ल खिरत से बेगाना होता जा रहा था। गालबन ये बात उसकी समझ में ही नहीं आई थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और ये कैसे हो सकता है। वो मशीन जिसका दर्जा हरारत न जाने कितना था, इंसान को किस तरह छोड़ सकती है जबकि उसके तमाम कुल पुर्जे सही तरह काम कर रहे हो। इसका ज़हन बार बार मुज़माहिल होने लगा था और खुद को संभालने के लिए उसे सख्त मेहनत करना पड़ रही थी। मुश्किल तमाम वो बोला, मैं किसी तौर तुम्हारी जिंदगी पर यकीन नहीं कर सकता। ये तुम्हारी हमाकत का एक और सबूत है पीटर। मुझे ताज्जुब है तुम लोग इस कदर ज़हीन होने के बावजूद बाज़ औक़ात अजीम अहमक नजर आते हो। मेरे अंदर बहुत सी अजीब बातों को तुमने साफ महसूस किया था, लेकिन फिर भी तुमने इन ताकतों के बारे में नहीं सोचा, इन पर गौर नहीं किया। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें, लेकिन वो क्या तुम्हें एहसास है कि तुम बरहना हो? बहुत सी बातों का एहसास है पीटर, लेकिन मैं बेकसूर हूँ। क्या इस मंजर के तख्लीक कार तुम नहीं हो? आइजक पीटर ने खुश कोंटों पर जुबान फेरते हुए बेबसी से इधर उधर देखा। उसकी कैफियत का मैं बखूबी अंदाजा लगा चुका था और इससे लुत्फ अंदोज भी हो रहा था, क्योंकि जदीद दौर के इंसान की शैतानियत मेरे सामने हो रहा थी। और प्रोफेसर, ये तो माहौल की मेहरबानी थी कि उसने मेरी हैसियत हमेशा बरकरार रखी थी। चुनांचे इस वक्त भी मैं बरतर था, मैं अजीम था और आइजक पीटर वहशत का शिकार। फिर उसने पस्तौल का रुख मेरी जानिब करके कहा, मैं तुम्हें किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी साइंस मेरे लिए बेकार है,
तुम इसके बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। तुमने देखा कि तुम्हारी पता नहीं कितने अरसे की मेहनत मेरे ऊपर बेकार साबित हुई है। चलो ये भी सही, ये भी हो जाए। मैंने कहा तुम समझते हो कि मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा और तुमसे खौफजदा होकर तुम्हें ऐसे छोड़ दूंगा कि तुम मशीनी भट्टी से सही सलामत निकल आए हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी मेरी मौत है। जाओ अब तुम जहान्नुम में जाओ। आइजक पीटर ने पिस्तौल का रुख मेरी जानिब करके 2-3 फायर की और गोलियां धमाकों के साथ मेरे बदन से टकराई, लेकिन मेरे हल्क से एक कहका उबल पड़ा था और इस कहके ने आइजक पीटर के रहे सहे खवास भी छीन लिए। अब उसका ज़हनी तवाजुन बरकरार नहीं रह सकता था। उसने पिस्तौल मेरे ऊपर खींच मारा और मैंने बड़े इत्मीनान से उसे पकड़कर एक तरफ फेंक दिया। तो प्यारे आइजक पीटर, तुम्हें अपनी नाकामी का एतराफ़ करना ही होगा। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्या हो और तुम्हारी दुनिया के लोग कैसे हैं। मैंने तुम्हारे साथ हर तरह से ताउन किया था और मैं तुमसे यह भी कहा था कि मुझे तुम्हारी इस दौलत की ज़रूरत नहीं है, मैं इसे नहीं चाहता, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम समझते थे कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा। अगर मुझे तुम्हें धोखा देना होता आइजक पीटर तो मैं तुमसे इस हद तक ताउन ही नहीं करता। बताओ कि मैं समंदर के नीचे नीचे तैर कर गायब नहीं हो सकता था, लेकिन तुम लोग तरक्की की इंतहाई मंजिलें जिस अंदाज में तय कर रहे हो, इतनी ज्यादा तेज रफ्तारी से पस्तियों की जानिब जा रहे हो और ये पस्तियां भी लाकर तुम्हें एक दिन तबाह बर्बाद कर देंगी। ये मेरी पेशगोई है, ये मेरा पैगाम है आइजक पीटर। अब मेरा इंतकाम सुनो। तुम इस दौलत से अब फायदा नहीं उठा सकोगे। मैंने कहा और आहिस्ता आहिस्ता इन बक्सों की तरफ बढ़ा जिनमें करेंसी नोट रखे हुए थे। नहीं, हरगिज़ नहीं। आइजक पीटर ने मेरे ऊपर छलांग लगा दी थी और पूरी कुव्वत से मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे दूर फेंक दिया। आइजक पीटर बूढ़ा था। इतनी बुलंदी पर से गिरने से इसे काफी चोट लगी और काफी देर तक उठ नहीं सका। मैंने वो दोनों बक्स उठा लिए और एक जगह रखकर आग तलाश करने लगा। चंद साथ के बाद इसका भी बंदोबस्त हो गया और थोड़ी देर के बाद वो नोट धड़ाधड़ चल रहे थे। आइजक पीटर अपने सर के बाल नोच रहा था। वो उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके कोई ऐसी चोट लग गई थी जो उसे उठने नहीं दे रही थी। फिर वो चीख चीख कर रोने लगा। तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, तुमने मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म कर दी। मैं इतनी दौलत कहां से हासिल करूंगा? मेरे आसाब मेरा साथ नहीं दे सकते। मैं अब कहां से अपने मंसूबों की तकमील कर सकूंगा? डैडी, आपने देखा हवस का अंजाम। आप इसी काबिल हो आइजक पीटर, तुम इसी काबिल हो। तुम सारी दुनिया को छोड़कर इन नोटों को अपना रहे थे, लेकिन देख लो अब ये भी तुम्हारे साथ थे नहीं रहे। अब तुम जलते रहो। मेरा ख्याल है तुम इन्हीं की आग में जल जाओ ताकि तुम्हें सुकून रहे कि तुम नोटों के साथ चले थे। एनी ने जमीन पर थूक दिया और मेरी जानिब देखकर बोली, मुझे आज़ाद करो मिस्टर लाख। और मैंने आगे बढ़कर उसके हाथों की बंशें दूर कर दी और उठकर हाथ मसलते हुए बोली, ये मेरा बाप है जो मेरी जिंदगी के दर पे था, जिसने तुम्हारी जिंदगी लेने की कोशिश की, लेकिन नाकामियां इसका मुंह चिढ़ा रही हैं। आओ इसे नाकामियों के साथ ही मरने दो। मैं भी इससे नफरत करती हूँ और इसे बाप तस्लीम करने से इनकार करती हूँ। एनी ने मेरा बाजू पकड़ा और मैं आइजक पीटर की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। नोट तकरीबन खाकस्तर हो चुके थे। एनी ने बाहर निकलकर तजर्बागाह का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया और फिर कहने लगी, लाख तुम इस तरफ से पाए बाग के इस हिस्से में चले जाओ, वहां से अंदर दाखिल हो जाना। मैं तुम्हारे लिबास का बंदोबस्त किए देती हूँ, क्योंकि मुलाजमों के सामने इस अंदाज में आना ठीक नहीं होगा। ठीक है यानी, मैंने कहा और फिर उसके बताए हुए अंदाजे के मुताबिक मैं उस जगह पहुंच गया जहां के लिए एनी ने मुझसे कहा था। एनी शायद लिबास का बंदोबस्त करने गई थी। मैं इसका इंतजार करने लगा। फिर उसने दरवाजे के अंदर ही से मुझे आवाज़ दी, लाख ये लिबास पहन लो। और मैंने हाथ बढ़ाकर वो लिबास पहन लिया। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जाहिर है एनी एक लड़की थी और वो मेरी इस बरहनगी से शर्मा रही होगी। ये मेरा ही लिबास था जो यहाँ मौजूद था। चुनाचे मैंने उसे पहन लिया तो एनी को आवाज़ दी, एनी अंदर आ जाओ। एनी अंदर आ गई। इसका चेहरा अजीब सी कैफियत का शिकार था। फिर उसने घबराए हुए अंदाज में कहा, अब क्या इरादा है लाख? क्या आप भी इस इमारत में क़याम करोगे? नहीं एनी, मैं यहाँ से उकता गया हूँ। मुझे खुद भी इस इमारत से वहशत होने लगी है लाख। आओ यहाँ से निकल चलें, एनी ने कहा और फिर आहिस्ता से बोली, चंद साथ इंतजार करो, मैं यहाँ से निकलने के लिए कुछ बंदोबस्त कर लूँ। और मैंने गर्दन हिला दी। थोड़ी देर तक मैं वहाँ बैठा रहा। तब एनी मेरे पास पहुँच गई। उसके हाथ में एक बक्स लटक रहा था जो शायद चमड़े का था। आओ, उसने कहा और हम दोनों बाहर निकल आए। एनी ने बाहर निकलकर एक अलविदाई निगाह इस इमारत पर डाली और मेरे साथ आगे बढ़ गई। यह इमारत हवस की इमारत है। यहाँ कोई इंसान नहीं रहता। यहाँ एक दरिंदा रहता है जो पुरहवस है और सिर्फ इंसानों की शिकार के बारे में सोचता रहता है। वो मेरा बाप है, लेकिन मैं उसके सामने कह सकती हूँ कि मुझे उसकी बेटी होने पर शर्मिंदगी है। आओ एनी, बाकी बातें कहीं और चलकर करेंगे। तुम्हारा शुक्रिया लाख कि तुमने एक ऐसे बाप की बेटी का सहारा पसंद किया जो किसी तौर इंसान नहीं था। नहीं एनी, मुझे तो ऐसे तवील तजर्बात का सामना हो चुका है जिनमें एक ही घर, एक ही खानदान के लोग मुख्तलिफ मिजाज के थे। इनकी सोच बदली हुई थी।
चुनाचे मुझे इस बात पर कोई हैरत नहीं है